नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम विलेज में। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे हिंदी के एक और टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो टॉपिक है समास, जिसको कि इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं। समास क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और उसकी क्या परिभाषा है उन सभी भेदों की, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ में आपको यहाँ पे जो देख सकते हैं आपकी डेफिनेशन जो परिभाषा है वो समास की लिखी हुई है। इसके साथ साथ आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो परिभाषा के साथ साथ में उदाहरण भी आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो उससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर समास है, जैसे बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, वो किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी हम। समास कहते किसे हैं? सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि समास की परिभाषा क्या है। देखिए, समास की स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन यहाँ पे दी है कि दो या दो से अधिक शब्द हमें जैसे दिए हैं, या फिर हम लिख सकते हैं अनेक शब्दों को जो संक्षिप्त करके एक शब्द अगर हम बनाते हैं तो वो जो प्रक्रिया है ना वो समास कहलाती है। ठीक है, और जब हम एक पद को अलग अलग तोड़ देते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा एक बार आप जो पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे जो लिखी हुई है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और जो प्रक्रिया है वह समास कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, समास में दो पदों की प्रधानता होती है, समस्त पद, विग्रह। कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट जो समास में होती हैं। तो यहाँ पे समस्त पद की जो परिभाषा दी हुई है वो क्या दी हुई है कि समास की जो प्रक्रिया के जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। वो एक ही शब्द होता है, वो दो अलग अलग शब्द नहीं होते, वो एक ही शब्द होता है। उदाहरण के तौर पे देशभक्ति, इसका क्या होगा अगर हम वो करेंगे तो विग्रह देश के प्रति भक्ति। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। चौराहा यानी कि चार राहों वाली स्थान। ठीक है, इसी प्रकार महात्मा और रसोईघर। और समास विग्रह की जो परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुका था कि समस्त पदों का विग्रह करके उन्हें पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, मुरली को धारण किया है जिसने मुरलीधर। राम और लक्ष्मण सेम वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो आगे हम बढ़ते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, समास सात तरह के यहाँ पे दिए हुए हैं। वैसे तो हम जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं 8 9 10 11 12 में, वो ज्यादातर छह तरीके से हम पढ़ते हैं कि छह प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां अव्ययी भाव समास और सातवां निंद समास। ठीक है, पहला जो तत्पुरुष समास है उसकी क्या परिभाषा है देखिए। तत्पुरुष समास फर्दर छह सात तरह में वो होता है, क्लासिफाई होता है, वर्गीकरण होता है इसका। ठीक है, तो अगर हम तत्पुरुष समास को अच्छे से समझना चाहते हैं उसके लिए जो बेसिक हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण की जो चीज है, विभक्ति कारक चिन्ह जो होता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, वो हमें आना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमें आसानी होती है समझने में। ठीक है, जैसे यहाँ पे तत्पुरुष समास का क्या उदाहरण दिया है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, यहाँ पे तुलसी कृत, तुलसी से कृत, शराअत, शर से आहत, शर यानी कि बाण, तीर जो लगता है अगर उससे कोई घायल होता है तो उसको कहते हैं शराहत। रहा कर्च यानी कि अभी हम कहीं जा रहे हैं
और यात्रा के लिए जो हमारे पास जेब खर्च होता है या फिर खाने-पीने के लिए जो हमारे पास खर्चा होता है उसको राह खर्च कहते हैं। राजा का कुमार, राजकुमार। हालाँकि ये उल्टा हुआ, ये राजकुमार इधर आएगा, राजा का कुमार उधर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तुलसी कृत में सा का लोप हो चुका है। शराहत में सा का लोप हो चुका है। राह खर्च में केलिए का लोप हो चुका है। ठीक है, और राजकुमार में का लोप हो चुका है। तो जो का है, सा है, के लिए ये क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, और कारक चिन्ह का हो रहा है लोप, और प्रधान क्या है? उत्तर पद प्रधान है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और प्रधान कौन सा है? उत्तर पद। जैसे कि खर्च, अगर इसमें से हम खर्च को हटा देंगे, राह बचेगा, तो राह के बगैर तो कोई शब्द बनेगा नहीं, किसी काम का नहीं है। ठीक है, सेम शराहत, अगर भाई आहत ही हटा देंगे, इसमें से एक तरह से आहत क्रिया है यहाँ पे, आहत को ही अगर हम हटा देंगे तो शर बचेगा, और शर का कोई तात्पर्य यहाँ पे रह नहीं जाता है। शर एक संज्ञा शब्द होता है, उसका कोई तात्पर्य समास के तौर पर रह नहीं जाता है। तो एक परिभाषा को तो और हमें याद करनी होगी, इस परिभाषा को थोड़ा समझना होगा कि जहां पे कारक चिन्ह का लोप हो जाए, ठीक है, और उत्तर पद प्रधान हो, वही तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के भी भेद है, जैसे मैंने बताया आपको, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान संबंध अधिकरण। ठीक है, तो ये 6 तरह के भेद यहाँ पे दिए हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि द्वितीय से लिखेंगे क्योंकि द्वितीय विभक्ति कर्म में आती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जहां पहले पद के साथ में कर्म कारक के चिन्ह को लगे, यहाँ पे को, क्योंकि द्वितीय व्यक्ति का जो चिन्ह होता है ना, वो को कारक होता है, वो को होता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। कर्ण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसके प्रथम पद के साथ ही कर्ण कारक की विभक्ति से द्वारा लगी हो, उसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। संप्रदान के लिए, जैसे अभी मैंने पढ़ा ना प्रीवियस में, राह खर्च के लिए, यहाँ पे चतुर्थी का तत्पुरुष है। ठीक है, अपादान तत्पुरुष, जिसका प्रथम पद अपादान के चिन्ह से युक्त हो, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। यानी कि शर से आहत, हमने जो उदाहरण पढ़ा था ना, शर से आहत, तो वहां पे क्या है? अपादान, सॉरी, वहां पे क्या होगा? वो जो कौन सा वो होगा समास? तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, तृतीय वाला। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, जिसके प्रथम पद के साथ संबंध कारक चिन्ह का की के लगा हो, उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष, जिसके पहले पद के साथ अधिकरण के चिन्ह में मैं पे पर लगे हों, उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, ये तो आपके तत्पुरुष समास के भेद थे, 6 भेद होते हैं, और तत्पुरुष समास की परिभाषा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, तुलसी से कृत, यहाँ पे कौन सा होगा? तुलसी से कृत, यानी कि तुलसी से युक्त है वो, तो यहाँ पे होगा पंचम उपादान। ठीक है ना। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेषी संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। देखिए, उपमान और उपमेय की परिभाषा मैंने आपको अलंकार में पढ़ाई थी, जब मैंने आपको अलंकार का वीडियो शेयर किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदाहरण से हम समझते हैं कि वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष अथवा उपमान उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ताकार की विभक्ति रहे, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कि देखिए, इस समास में दोनों ही पद उपमा तथा उपमेय का मेल होता है। ठीक है, और विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ताकार की विभक्ति रहे,
जैसे महापुरुष। महापुरुष किसे कहते हैं? महान है जो पुरुष। श्वेत रक्त। आहा, श्वेत रक्त। इसका क्या तात्पर्य होगा श्वेत रक्त का? श्वेत है जो रक्त, अर्थात श्वेत है जो रक्त, इट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ते हैं ना, तो उसी को श्वेत रक्त बोलते हैं। ठीक है, नरसिंह। वाह, नर है जो सिंह, या फिर नर भी और जो नर सिंह है, या फिर नर है जो सिंह। देखिए दोनों ही पद यहाँ पे प्रधान है, नर भी सिंह भी, श्वेत भी रक्त भी, महान भी और पुरुष भी। घन श्याम। घन श्याम, घन का मतलब होता है देखो सांवला रंग जैसा। घन का मतलब होता है बादल। बादलों का जो रंग होता है ना सांवला, जैसे काले काले से बादल होते हैं, तो उनको घन बोलते हैं, घन श्याम। तो यहाँ पे जो दोनों ही पद प्रधान है, घन भी और श्याम भी। ठीक है ना? तो घनश्याम का मतलब क्या हुआ? ऐसे श्याम जो सांवरे सलोने हैं, उसका मतलब होता है घनश्याम। तो यहाँ पे परिभाषा के हिसाब से देखिए दोनों ही पद का मेल हो रहा है। उपमेय का उपमान का है। उपमेय उपमान क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है। समझ रहे हैं ना? घनश्याम यानी कि मेघ के समान जो सांवला है वो, नर के समान या सिंह के समान जो नर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है क्योंकि उपमेय तथा उपमान का मेल हो रहा है। और विग्रह करने पर दोनों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो एक ही कर्ता कारक विभक्ति हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या होता है? जो पहला पद होता है ना वो संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो ये चीज हमें इस समास में बहुत ज्यादा याद रखनी है कि क्योंकि बहुब्रीहि समास भी आगे आ गया तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बंदा, कि पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद अगर संज्ञा हो तो द्विगु समास होगा। जैसे सप्त सिंधु, यानी कि 7 सिंधुओं का संगम जहाँ होता है सप्त सिंधु बोलते हैं। दो पहरों का समूह। पंजाब, पंच धन आव, 5 नदियों का जो दोआब क्षेत्र है, जहाँ 5 नदियां जिस क्षेत्र की सिंचाई करती हैं उसको पंजाब कहते हैं। नवरात्रि, 9 रात्रों का समूह। सत सही, 700 दोहों का समूह। तो ये है यहाँ पे। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है द्विगु समास को पढ़ना। बस इतना याद रखना है, पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट हुआ बहुब्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। या फिर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पर जिसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास। अब उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, दशानन यानी कि 10 मुंह वाला, यानी कि रावण। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। पंकज, कीचड़ में जो जन्म लेता है उसको पंकज बोलते हैं। निशाचर, रात्रि में चरण करने वाला यानी कि राक्षस। विषधर, विष को धारण करने वाला यानी कि सर्प। मृगनयनी यानी कि जिसकी आंखें हिरनी के समान हैं। ठीक है, यानी कि कोई सुंदर स्त्री। तो यहाँ पे मृगनयनी का मतलब ये नहीं है कि जिसकी आंखें हिरनी जैसी या फिर कोई हिरनी की आंखें हैं। यहाँ पे मृगनयनी का मतलब होगा कि सुंदर स्त्री। ठीक है, यहाँ पे निशाचर का मतलब क्या होगा? रात्रि में विचरण करने वाला यानी कि राक्षस होगा निशाचर का मतलब। ठीक है ना? तो ये हमें याद रखना होगा इसमें, कि अगर कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है वहां पे बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो लास्ट है इस वीडियो का, द्वंद्व समास, जहाँ पे दोनों ही पद प्रधान हो। ठीक है, जहाँ पे दोनों ही पद प्रधान हो। कोई हमें 2 पद दिए हैं और दोनों ही पद प्रधान है तो वहां पे द्वंद्व समास होगा।
तथा देखो, और विग्रह अगर हम करेंगे तो और, अथवा या फिर एवं लगेगा। इसकी सबसे जो बड़ी पहचान होती है कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है रात दिन, इसको अगर हम विग्रह करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रात और दिन, सुख दुख, सुख और दुख, दाल चावल, दाल और चावल, भाई बहन, भाई और बहन। तो ये है, यानी कि द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें दोनों पदों में युद्ध होता रहता है, कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पदों में आपस में ही एक तरह से युद्ध होता रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।